आज का जो हमारा भाग है पांचवा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग, ये इस 1919 से 1922 के बीच का जो भाग है उसमें अंतिम है ये। तो जैसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड और से होते हुए खिलाफत आंदोलन तक की चर्चा कर चुके हैं और फिर हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव में कुछ बातें कही गई थी, तो उन बातों पर हम चर्चा करते हैं। क्या कहा गया था उसमें? पहली बात, सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाए। दूसरी बात, स्थानीय संस्थानों के मनोनीत सदस्य अपने स्थानों से त्यागपत्र दे दें। अगली बात, सरकारी उत्सवों, दरबारों या सरकारी अफसरों द्वारा अथवा उनके सम्मान में किए गए उत्सवों में शामिल न हुआ जाए। इस प्रस्ताव में अन्य बातें क्या कही गई, जैसे धीरे धीरे सरकारी सहायता प्राप्त अथवा सरकार के अधीन स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए और उनके स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए। और सरकारी अदालतों का भी क्रमिक बहिष्कार किया जाए और आपसी झगड़ों से के निपटारे के लिए पंचायती जो अदालतें हैं वो स्थापित की जाएं। सैनिक, क्लर्क, मजदूर वर्गों के लोग मेसोपोटामिया में काम करने के लिए अपनी सेवाएं देने से इनकार कर दें। विधानसभाओं के चुनाव में उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लें तथा मतदाता भी चुनाव का बहिष्कार करें और किसी को मत न दें। विदेशी माल और शराब का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी का प्रचार किया जाए, घर घर में सूत की कताई और कपड़े की बुनाई आरंभ की जाए, अस्पृश्यता का अंत किया जाए और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाए। तो इस प्रकार देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे। ये जो हमने ऊपर चर्चा की है कुछ बिंदुओं पर, तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक रचनात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों, पंचायती अदालतों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रचार और कताई बुनाई का काम, ये सारे रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलग सरकारी उपाधियों, उत्सवों, विधानसभाओं, स्कूल कॉलेजों, अदालतों, विदेशी वस्तुओं आदि का बहिष्कार नकारात्मक काम थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग ये जो आंदोलन है, आंदोलन की प्रेरणा और नीति सत्य थी और उसका सिद्धांत क्या था? अहिंसा। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जोरों से चला और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान दोनों प्रमुख ने कंधे से कंधा मिलाकर और बराबर जोश के साथ भाग लिया। खिलाफत कमेटी के मुकाबले में मुस्लिम लीग प्राय खत्म सी हो गई। बड़ी संख्या में मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भर्ती हो गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई छोड़ दी। बहुत से शिक्षक भी उनसे निकल आए। कई प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और वे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। इन्हीं में से थे जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग। आंदोलन में मुस्लिम नेताओं में प्रमुख कौन कौन थे? अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अंसारी, ये सब थे। स्वदेशी चीज़ों का, चरखे का और विशेषकर हाथ से कुते बुने कपड़े और खद्दर का प्रचार बढ़ा। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने देश भर में धरने दिए। गांधी जी ने अपना केसरी हिंद का खिताब वापस कर दिया और उनकी देखा देखी और भी सैकड़ों लोगों ने ब्रिटिश सरकार से मिले खिताब वापस कर दिए। जैसे जैसे इस बहुमुखी असहयोग आंदोलन ने तेजी पकड़ी और स्थिति सरकार के बुत्ते से बाहर होने लगी, वैसे ही सरकार ने आंदोलन को कठोरता से और पूरी शक्ति के साथ कुचलने का निश्चय किया। दमन चक्र पूरी तेजी और क्रूरता के साथ चल पड़ा। जगह जगह शांतिपूर्ण स्वयंसेवकों और सत्याग्रहियों की मारधाड़ और गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।
जब प्रिंस ऑफ वेल्स के शीघ्र ही भारत यात्रा पर आने का समाचार मिला तो कांग्रेस ने सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए उनका बहिष्कार करने का निश्चय किया। इससे सरकार की और भी चिढ़ गई। प्रिंस ऑफ वेल्स जब 17 नवंबर 1921 को बम्बई पहुंचे तो बम्बई की सड़कें और बाजार उजड़े हुए मिले। पूरे नगर में हड़ताल थी। कुछ छोटी मोटी हिंसा की घटनाएं भी हो गई, जिनमें सरकार और सत्याग्रहियों दोनों ओर से ही बल प्रयोग किया गया। अंत में जब सरकार दमन नीति से असहयोग आंदोलन को दबाने में असफल रही तो उसने कांग्रेस और खिलाफत समिति दोनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इससे भी आंदोलन की गति धीमी न पड़ी। स्वयंसेवकों की नित नई लहर सामने आती गई और पुलिस की ओर से अंधाधुंध लाठीचार्ज करने और गोली चलाने की घटनाएं बढ़ती गई। वर्ष का अंत होते होते अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद आदि सभी चोटी के नेता जेल के सीखचों में बंद कर दिए गए। कुल मिलाकर लगभग 50,000 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। केवल गांधी जी पर हाथ डालने की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन की गति और भी तेज करने का निर्णय लिया गया तथा सविनय आंदोलन प्रारंभ किए जाने की अनुमति दे दी गई। इस विषय में आवश्यक कदम उठाने और पूरे आंदोलन का संचालन करने के अधिकार गांधी जी को सौंपे गए। फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय रीडिंग को एक पत्र लिखकर उन्हें चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर दमन चक्र की जो नीति है उसमें अगर परिवर्तन नहीं किया गया तो वे अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं से गांधी जी पहले ही चिंतित थे। अली बंधु ने सचमुच कुछ हिंसात्मक कार्रवाई को भड़काने वाले भाषण दिए थे। अगस्त 1921 में मालाबार में मोपलों ने हिंसा के भयंकर कृत्य किए और न केवल अंग्रेजों को मारा था वरन हजारों हिंदू स्वदेशवासियों की भी हत्या कर डाली। इसी बीच गांधी जी ने चेतावनी का सप्ताह पूरा होने से पहले ही संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान में जो यूपी है उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर हिंसा की एक भयानक घटना हो गई, जिसमें 5 फरवरी 1922 को क्रोध से उतावली एक भीड़ ने पुलिस के 22 आदमियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। गांधी जी को इस घटना से इतनी चिंता और मानसिक पीड़ा हुई कि उन्होंने तुरंत ही आंदोलन को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। आंदोलन जिस सफलता से आगे बढ़ रहा था उसे देखते हुए कुछ कार्यकर्ताओं और जो उसके समर्थक थे उनके विचार से गांधी जी का निर्णय उचित नहीं था। मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता ने विशेष रूप से इसका विरोध किया। वस्तुतः मुस्लिम जनता ने गांधी जी की सत्य और अहिंसा की नीति को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अली बंधु, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नेहरू दोनों पिता पुत्र की बात कर रहा हूँ मैं, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय आदि नेता भी गांधी जी के आंदोलन रोकने के निर्णय से असंतुष्ट थे। किंतु गांधी जी को स्पष्ट दिख रहा था कि जनता के में अनुशासन की कमी होती जा रही थी। सभी नेता जेलों में थे। हिंसा की घटनाएं चारों ओर बढ़ रही थी और अगर आंदोलन को रोका नहीं जाता तो शायद हिंसा बढ़ जाती। फिर सरकार भी खून बहाने और आतंक के तरीकों से राज करने पर उतारू हो जाती। जो भी हो, इस प्रकार एकदम अचानक आंदोलन बंद करने से गांधी जी की लोकप्रियता को भारी धक्का लगा और लोग उनके नेतृत्व में संदेह करने लगे। गांधी जी के प्रति असंतोष की भावना का लाभ उठाकर सरकार ने उन्हें मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा अहमदाबाद में 18 मार्च 1922 को सेशन जज ब्रूम्सफील्ड की अदालत में शुरू हुआ। गांधी जी ने अपने अत्यंत प्रभावशाली बयान में सरकार के पैशाचिक कृत्यों की भर्त्सना करते हुए कहा कि वे कृत्य किसी भी राजभगत प्रजाजन को राजद्रोही बना सकते थे। अदालत के सामने गांधी जी का बयान और बाद में जज ब्रूम्सफील्ड द्वारा दिया गया निर्णय दोनों ही ऐतिहासिक और पठनीय हैं। शासन के विरुद्ध जनता में असंतोष फैलाने के अपराध में गांधी जी को 6 वर्ष की साधारण कारावास की सजा दी गई। गांधी जी की गिरफ्तारी और सजा के साथ असहयोग आंदोलन भी शिथिल पड़ गया, किंतु राष्ट्रीयता की ज्योति जलती रही। हाँ, उसका क्षेत्र खुले जन आंदोलन से हटकर विधानमंडल के सदनों में आ गया। तो ये असहयोग आंदोलन किस तरह से प्रारंभ हुआ और किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन के स्थगन के आदेश दिए और किस तरह से गांधी जी का योगदान और बाद में जब आंदोलन को स्थगित किया गया तो गांधी जी की किस तरह से आलोचना हुई और किस तरह से उनको सज़ा मिली, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की। और अब आगे के जो भाग हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के या अन्य, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे।
और इसी के साथ ये राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधी युग है 1919 से 1922, ये हमने 5 भागों में इसको लिया है, ये पूर्ण होता है। धन्यवाद।